सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीएड तृतीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में आधुनिक भारत का इतिहास या जिसे आधुनिक भारत कहते हैं, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है और उसका समय 18वीं शताब्दी से अब तक यानी कि आधुनिक समय का जो प्रारंभ माना गया है वो 18वीं शताब्दी से माना गया है और वो समय अभी तक चल रहा है, लेकिन हमें 20वीं शताब्दी तक उसको देखना है। हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो प्रकरण के रूप में विशेष जो है वो है आज भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए ये दोनों जो है अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस समय भारत में राष्ट्रीयता का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसी के समकालीन साथ साथ में इस संस्था की स्थापना हुई, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों को एकजुट करने में अपने आप में महत्वपूर्ण संस्था मानी गई, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानी गई। तो उन दोनों को आज हम विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से कि वो समय जिस समय भारत में ये संस्थाएं और भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वो समय कौन सा होगा। तो देखिए भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, क्योंकि भारत का जब हम उस समय का स्वरूप देखते हैं तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ भी लिया है कि 18 शताब्दी क्रांति के बाद भारत में धीरे धीरे कई आंदोलन हुए, कई क्रांतियों के छोटे छोटे स्वरूप देखने को मिले और उसी के फलस्वरूप भारतीयों में एकजुटता, भाईचारा, प्रेम आदि का भाव बढ़ने लगा। क्योंकि जब अंग्रेजों का भारत में प्रभाव बढ़ने लगा, उस समय उन्होंने यही चीज़ भारत में देखी कि भारतीय लोग जो थे वो एकजुट नहीं थे, वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, उनमें सामाजिक रूप से कई प्रकार की कुरीतियाँ थी, धर्म में कई प्रकार के आडंबर थे और शिक्षा का स्तर भी उस समय प्राचीन स्वरूप के रूप में रहा। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने अपनी पाश्चात्य शिक्षा और अपने विचारों के आधार पर भारतीयों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से अपने वश में करते हुए भारत पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया। और जब भारत पर उनका प्रभुत्व इस कदर बढ़ गया कि भारतीय उनके अत्याचारों से तंग आ चुके थे, वो शोषण के अत्यधिक शिकार होने लगे और आर्थिक रूप से कमजोर होने लगे, तब जाकर भारतीयों में एक नवीन चेतना का उदय जिन्होंने किया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उन लोगों की भी रही जिन्होंने 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार के आंदोलन चलाए और उस आंदोलन में प्रमुख समाज सुधारकों के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। उन विशेष सुधारकों का इस राष्ट्रवाद के उदय में अमूल्य योगदान माना जाता है। जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद आदि के द्वारा जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में जो कार्य किए गए समाज को जागृत करने के लिए, वो अपने आप में एक पुनर्जागरण के रूप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुए। इसीलिए 19वीं शताब्दी को प्रारंभ में आते आते भारतीयों में एक नवीन चेतना का विस्तार हुआ और उसके उदय होने के पीछे बहुत से कारण हैं, जिसको हम राष्ट्रवाद के कारणों की संज्ञा देते हैं। उन राष्ट्रवाद के उदय होने के कारणों में अधिकांश कारण अंग्रेजों के द्वारा उत्पन्न किए गए कारण थे, क्योंकि उस समय का वातावरण ही ऐसा बनाया गया था कि जिससे भारतीय अपने आप ही क्या होने लगे, अपने आप की स्व की भावनाओं में जागृत होने लगी, वो अपने स्व के प्रति प्रेम दिखाने लगे और वही प्रेम स्वदेशी रूप में जागृत हुआ, स्वराष्ट्र की भूमिका बनी और उसी से धीरे धीरे उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव जागृत होकर वो राष्ट्रवाद के रूप में उनके विचार जो निकल कर आए वो राष्ट्रवाद के रूप में जाने गए। तो बात करते हैं हम नंबर 2 पॉइंट की, जो कि राष्ट्रवाद का अर्थ इंगित करता है कि राष्ट्रवाद क्या है, अर्थात ये राष्ट्रीयता का उदय जो हुआ उसमें राष्ट्रवाद शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया और क्या है। तो देखिए सीधा सा शब्द है राष्ट्रवाद, दो शब्दों से मिलकर बना है राष्ट्र, जिसको हम क्या कह सकते हैं, देश भी कह सकते हैं, जहाँ से भौगोलिक
भौगोलिक स्थायित्व के आधार पर जहाँ लोग निवास करते हैं वो अपने आप में भूमि जो है उनकी वो राष्ट्र के रूप में जानी जाती है। किसी भी देश का निश्चित भौगोलिक स्वरूप जो है वो उस देश की राष्ट्र के रूप में, इकाई के रूप में पहचान करता है। वाद का मतलब यहाँ पर विचार से है, अर्थात वह विचार या वह भावना जिससे लोगों में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम और विकास की भावना का स्वरूप बनकर उभरे, उसे हम राष्ट्रवाद के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रेम और विकास के रूप में देश के प्रति जो विचार बनकर उभरे, अर्थात देश के विकसित करने में अपने देश को सब के रूप में जो भावना का विकास हो, वो भावना राष्ट्रवाद के रूप में यहाँ पर उदित हुई। जैसे कि भारत जो था वो अपने आप में भौगोलिक रूप से एक स्थायित्व के रूप में एक राष्ट्र था, किंतु यहाँ की जो भावनात्मक रूप से जो विचारधारा बनती वो अंग्रेजों के प्रभाव के फलस्वरूप भारतीयों में देखने को मिलती है, जिसमें उन्होंने अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति अटूट प्रेम के भाव को दिखाते हुए अपनी भूमि, अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करते हुए उन्होंने जो भावना व्यक्त की, उसी को हमने राष्ट्रवाद का नाम दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद वो भावना है जो अपने आप में भारतीयों का, भारतीय के प्रति, अपने देश के प्रति भूमि और उसके साथ साथ यहाँ की संस्कृति, भाषा आदि के प्रति जो प्रेम के भाव व्यक्त हुए, उन्हीं को मिलाकर हमने उस क्षेत्र की अर्थात भारत की सम्मान की भावना को जानते हुए राष्ट्रवाद के रूप में जाना। तो राष्ट्रवाद का तात्पर्य भारतीयों का अपने देश के प्रति प्रेम का भाव, उसके विकास का भाव, अपने भले बुरे को पहचान कर अपने स्वदेश की स्वदेशी भाषा और स्वदेश के स्वशासन के प्रति विचारों को उद्गत करने वाले विचार ही राष्ट्रवाद के रूप में जाने गए। ठीक है, तो ये था राष्ट्रवाद का अर्थ। अब पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसके पीछे कौन कौन से कारण थे जिससे भारतीय लोगों में अपने देश के प्रति स्व की भावना का जागरण हुआ। तो देखिए, राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्र के प्रति जो प्रेम का भाव जागृत हुआ, उसके लिए बहुत से कारक या कारण है जिनसे भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला, उसमें कौन कौन से कारण है जो राष्ट्रवाद को प्रभावी बनाते हैं। तो बात करते हैं 7 पॉइंटों की। कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट है। इन 7 पॉइंटों को देखेंगे तो इसमें पूरी तरह से हमें व्याख्या हो जाएगा, वर्णित हो जाएगा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपना दबदबा, अपना प्रभाव बनाया और भारत का आर्थिक रूप से गुलामी बनाते हुए यहाँ पर शोषण किया। जैसे नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट है भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश शासन का विरोध। देखिए, पहले पॉइंट में सिद्ध हो रहा है कि भारत के लोगों के द्वारा क्या किया गया? ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, क्योंकि ब्रिटिश शासन वहां से आरंभ हो चुका था। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में भी कि अंग्रेजों का भारत में आगमन जो है वो बहुत पहले हो चुका था, जिसमें भारत में मुगल काल चल रहा था। उसको हम विधिवत कहानी के रूप में देखें तो पता चलता है कि 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसको एक व्यापारिक कंपनी के रूप में दर्जा देते हुए सभी राष्ट्रों में, जिसको कह सकते हैं पूर्वी राष्ट्रों में व्यापार के लिए भेजा, तो वो भारत में भी आए। और उस समय भारत में जब जहांगीर का शासनकाल चल रहा था मुगल काल के रूप में, तब 2 अंग्रेज अधिकारी जहांगीर के काल में व्यापार के अनुमति लेने के लिए भारत आए, जिसमें सर थॉमस रॉ और सर हॉकिंस का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने जहांगीर से यहाँ भारत में व्यापार के लिए अनुमति मांगी। और वो समय था 1615 के लगभग का। उस समय जहांगीर ने सहर्ष ने व्यापार की अनुमति दी और वहीं से धीरे धीरे अंग्रेज जो है भारत में व्यापार के लिए समय देखकर आगे बढ़ने लगे और समय के अनुसार उनकी संख्या बढ़ने लगी। और जब 1757 का समय आया, उस समय तक आते आते इन्होंने भारत में आर्थिकता के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना प्रभाव बनाने के लिए अपना विशेष हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। राजनीतिक रूप में भी इन्होंने क्या किया? अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। और वो प्रयास देखने को मिलता है वो 1857 ईस्वी में जो हुआ, कौन सा? प्लासी का युद्ध।
प्लासी जो है बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ, जिसको हम प्लासी का युद्ध कहते हैं, इस युद्ध से अंग्रेजों की राजनीतिक रूप से भारत में एंट्री, जिसको कह सकते हैं प्रवेश हो चुका था। इससे पहले उन्होंने आर्थिक रूप से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, जो कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसके बाद धीरे धीरे भारत में आने लगे और यहाँ तक आते आते इन्होंने अपना प्रभाव राजनीति में भी दिखाना शुरू किया। तो यानी कि दो क्षेत्रों पर इन्होंने पकड़ की। सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र के रूप में व्यापार करना शुरू किया, व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने फिर राजनीति में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाया और भारतीय देशी राजाओं के आपस में लड़ाकर उनकी राजनीति में फूट डाला। राजनीति का फायदा उठाते हुए उन्होंने बंगाल से राजनीति में अपनी शुरुआत की और वो युद्ध था प्लासी का युद्ध। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए इसके 7 साल बाद 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, इस बक्सर के युद्ध में इन्होंने पूरी तरह से बंगाल को अपनी मुट्ठी में कर लिया और बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा, ये दो प्रांत भी इनके साथ मिल गए। और उसी के साथ साथ इनको एक नया अधिकार मिल गया जिसको राजस्व अधिकार कहते हैं। राजस्व या भू राजस्व अधिकार कह सकते हैं। भू राजस्व अधिकार की जो बात करें तो इनको लगान वसूली का अधिकार भी यहाँ तक आते आते मिल चुका था। भू राजस्व अधिकार ये समय था आपका बक्सर के युद्ध के बाद 1765 का समय। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के पास भू राजस्व के रूप में भी अधिकार आ चुके थे। तो ये उदाहरण है जिससे हमें पता लगता है कि अंग्रेज किस प्रकार भारत में अपना प्रभाव राजनीति में जमाने लगे। तो शुरुआत प्लासी के युद्ध से ही, बक्सर के युद्ध में आने के बाद उन्होंने क्या किया, भू राजस्व में अधिकार किया और तो पश्चात उन्होंने भारत में भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कई सुधारात्मक कार्य किए। और तब भी भारतीय नहीं माने, तब भारतीयों ने उनका विरोध करना शुरू किया। तो फिर शुरुआत हुई कब, सर्वप्रथम भारतीय विरोध की शुरुआत कब हुई, 1857 की क्रांति में, यानी 100 साल बाद अंग्रेजों ने शुरुआत की 1757 में और भारतीयों ने इसका विरोध जो किया वो 1857 की क्रांति में किया। और उस क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने भारतीयों की इस क्रांति को दबा दिया, कुचल दिया, उसका दमन कर दिया, किंतु फिर भी भारतीय बैठे नहीं और उन्होंने क्या किया, फिर भी अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। इसलिए 1857 की क्रांति के बाद ये विरोध देखने को मिलता है जो भारतीय जनता में दिखाई देता है। ये अब संपूर्ण जनता भारत की जान चुकी थी कि अंग्रेजी सत्ता अपने स्वार्थ के लिए भारत को शासन कर रही है, अर्थात उसमें भारतीयों का किसी प्रकार से कोई हित नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता ने एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने दोनों लक्ष्यों को ध्यान में रखकर, तो लक्ष्य कौन से, पहला लक्ष्य था उनका आर्थिक रूप से अपनी शक्ति को बढ़ाना, अर्थात भारत में आर्थिक रूप से दोहन करना, शोषण करना, और दूसरा उनका लक्ष्य जो था भारत में मौका मिले तो राजनीति करना, तथा राजनीतिक रूप से भारतीय राजाओं को अपने अधीन रखकर यहाँ पर शासन सत्ता को भी अपने हाथ में लेना। तो इसीलिए भारतीय जनता ब्रिटिश शासन की नीतियों से, उनके कार्यों से क्रोधित हो चुकी थी, अर्थात उनसे कुपित हो चुकी थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनका विरोध करना शुरू किया। और विरोध का पहला सवाल हमें कहाँ देखने को मिला, मेरठ में मंगल पांडे के द्वारा ब्रिटिश सेना का विरोध करते हुए वहाँ के अंग्रेज अधिकारी को मारना, गोली मारना, और वहीं से वो क्रांति जब आरंभ हुई और लंबे समय तक चली, लेकिन बाद में क्रांति को दमन कर लिया गया, दबा दिया गया। किंतु 1857 की क्रांति के बाद भी भारतीय अंतर रूप से अंग्रेजों के विरोधी बनते चले गए। तो ये पहला पॉइंट है, जनता द्वारा ब्रिटिश शासन का विरोध करना। क्योंकि और भी ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जैसे लॉर्ड रिपन जो था, उसका शासनकाल वैसे भी भारतीयों के लिए जो माना गया है वो बिल्कुल वो माना गया है जो अंग्रेजों के लिए तो अच्छा था, लेकिन भारतीयों के लिए सही नहीं था। क्योंकि लॉर्ड रिपन ने यहाँ पर 1870 में जो कार्य किया, क्या किया, दिल्ली दरबार का आयोजन किया। उस दिल्ली दरबार के आयोजन में ब्रिटेन की महारानी उस समय थी विक्टोरिया, उसको यहाँ पर निमंत्रण दिया और भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया। वो अपने आप में भारतीयों के लिए अपमानजनक था, इसलिए भारतीयों ने उनका विरोध करना शुरू किया। तो ये अपने आप में इसमें देख सकते हैं, पर लॉर्ड रिपन का काल बिल्कुल भारतीयों के लिए गलत था, विरोध का काल था, क्योंकि उसने प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो उसी के काल में था, उसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया था। अब है नंबर 2, राजनीतिक और प्रशासनिक एकता। देखिए ये भी एक कारण था राष्ट्रवाद युद्ध होने में कि भारतीयों में राजनीतिक प्रशासनिक एकता को बढ़ावा देने में सर्वप्रथम शुरुआत जो
नीतियाँ भी थे, कुछ ऐसे नियम थे, कुछ ऐसे अधिनियम थे जिनके आधार पर उन्होंने भारत में सामाजिक समानता के साथ साथ राजनीतिक समानता पर उन्होंने बल दिया। और उसी भावना के फलस्वरूप भारतीयों में चेतना जागृत हुई और उन्होंने अपने आप में समानता और एकता के आधार पर अपने विचारों और अपने साथियों को जानना पहचानना शुरू किया और उसी के फलस्वरूप में एकता की भावना दिखाई देने लगी। इसी एकता की भावना से लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और स्वदेश की भावना का जागरण हुआ। ये कारण भी यही था कि अंग्रेजों के द्वारा राष्ट्रवाद में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता को स्थापित करने से भारतीयों में एकता की भावना बढ़ी। तीसरा है आर्थिक परिवर्तन। ये परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जो था वो आर्थिक दृष्टि से धनी संपन्न था, क्योंकि भारत को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत चौतरफा रूप से सभी राज्य परिपूर्ण रूप से खनिज संपदा की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से सभी क्षेत्रों से परिपूर्ण थे। किंतु अंग्रेजों ने भारत में यहाँ आर्थिक शोषण को इतना अधिक बढ़ा दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर होने लगी, लड़खड़ाने लगी और भारत जो है आर्थिक रूप से पूरी तरह से पंगु बन गया, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरा धन और यहाँ की संपदा जो थी खनिज वो अपने साथ कहाँ ले गए, इंग्लैंड ले गए, जिससे यहाँ पर आर्थिक परिवर्तन देखने को मिला। जहाँ पहले यहाँ पर आर्थिक संपन्नता देखने को मिलती थी, वहीं अंग्रेजों के आने के बाद उनके आर्थिक शोषण के कारण भारत में आर्थिक रूप से कई रूपों में परिवर्तन देखने को मिला। जैसे सबसे पहला परिवर्तन कृषि में। कृषि कार्य जो था वो पहले भूमि के उपयोग के रूप में महत्वपूर्ण कार्य यही था, क्योंकि भारत आज भी कृषि प्रधान देश माना जाता है और उसमें भी कृषि प्रधान देश था और भारत की अधिकांश आबादी जो थी वो कृषि कार्य में संलग्न थी। इसलिए कृषि कार्य के आधार पर अपने जीवन का निर्वहन किया करते थे और कृषि में खाद्यान्न फसलों को विशेष महत्व दिया करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने कृषि के स्वरूप को बदल दिया, अर्थात इसका परिवर्तन कर दिया। उन्होंने कृषि में क्या कर दिया, व्यवसायीकरण, अर्थात उन्होंने कृषि में व्यवसायीकरण इस प्रकार किया कि अब व्यापारिक फसलें जो है वो अधिक उगाने लगे और व्यापारिक फसलों के कारण उन्होंने खाद्यान्न फसलों पर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए यहाँ पर आर्थिक रूप से खाद्यान्न के रूप में भारत में कमजोरी आने लगी और लोगों को खाने को अनाज भी नहीं मिलता था। और वो क्या करते थे, अधिकतर भूमि पर भारतीयों से जबरदस्ती व्यापारिक फसलें उगाया करते थे, जिसमें कपास, जूट, गन्ना, पटसन आदि जो फसलें हैं वो व्यापारिक फसलों के रूप में यहाँ पर उत्पादित की जाती थी। और उनका फिर क्या करते थे, अपने देश में निर्यात करते, आयात करते और वहाँ से यहाँ पर क्या करते, उसे बनाकर तैयार करके माल को निर्यात करते, जिससे भारतीयों का धन और यहाँ की जो संपत्ति थी वो धीरे धीरे कहाँ चली गई, विदेशों में चली गई। तो ये पहला कृषि परिवर्तन। दूसरा उद्योग धंधों का विकास जो था वो होने के बजाय उद्योग धंधे जो है पतन की ओर चलने लगे, क्योंकि उद्योगों में परिवर्तन देखने को मिला कि बड़े उद्योग जो थे वो सारे अंग्रेजों की मुट्ठी में आ चुके थे और छोटे उद्योग धंधे भी धीरे धीरे जो है वो कमजोर होने लगे और मजदूर और कारीगर जो है बेरोजगार होने लगे। उसी के परिणाम स्वरूप भारत में अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल कमजोर हो गई। तो ये अपने आप में आर्थिक परिवर्तन है जो कृषि और उद्योग धंधों में देखने को दिखाई देती है या मिलती है, जिसके आधार पर भारत में एकजुट होने की भावना राष्ट्रवाद के रूप में उभरी। चौथा पॉइंट हमारा फोर्थ नंबर, आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। देखिए अंग्रेजों के समय में एक ये भी कार्य महत्वपूर्ण रहा, आधुनिक शिक्षा। अंग्रेज शिक्षा के नाम पर, जैसे कि 1835 में लॉर्ड मेघालय ने अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर भारत में सुधार किए, वो अपने आप में क्या थे, दिखावा था, छलावा था, क्योंकि वो भारतीयों को खाली एक लिपिक यानी बाबू या कर्मचारी तक ही शिक्षित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को लागू किया जो पाश्चात्य शिक्षा में थी, जो अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित थी। इसीलिए उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया और उनका उद्देश्य इसमें ही था कि भारतीय भले वर्ण से क्या रहे, भारतीय रहे, लेकिन विचारों से वो अंग्रेजों के कार्यों को करने में वहाँ तक सफल हो सके जहाँ तक उनको उनकी आवश्यकता पड़े। इसलिए लॉर्ड मेघालय ने अपने भारतीयों को शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया और उसी शिक्षा में पाश्चात्य शिक्षा के रूप में यहाँ पर कई रूप से परिवर्तन देखने को मिले, जिससे भारतीयों ने उनके साहित्य को पढ़ा और साहित्य को पढ़ने के बाद उन्होंने अंग्रेजों की उन चालाकियों और उनकी उस धूर्तता को भी जान लिया जो भारत में वो अपना रहे थे। और उसी के फलस्वरूप भारत में एक नया वर्ग बना जिसको मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग के नाम से जानते हैं। और उस बुद्धिजीवी वर्ग ने भारतीयों में एकजुट
राष्ट्रवाद की एकता लाने के लिए अनेक कार्य किए। उसी के फलस्वरूप इन्होंने अंग्रेज शिक्षा के आधार पर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए एक प्रकार से रास्ते निकाले। तो वो था आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। इस शिक्षा के कारण भी भारतीयों की परंपरागत जो शिक्षा थी, हमारी मूलभूत शिक्षा जो वैदिक शिक्षा थी, उसको भुलाकर भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया। किंतु बुद्धिजीवी वर्ग ने पुनः भारतीयों को जागरूक करते हुए भारतीयों में राष्ट्रीयता का भाव पैदा किया। तो ये था आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। पांचवा है ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। जैसा यहाँ देखने को मिला विरोध, उसी प्रकार यहाँ पर ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, क्योंकि यहाँ तो ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध ही दिखाई दिया अठ्ठारहवीं क्रांति के रूप में, और यहाँ पर ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष देखने को मिला, जिसमें पूरी तरह से भारतीय जान चुके थे कि अंग्रेज जो है अपने हित में कार्य कर रहे हैं, न कि भारतीयों के हित में। इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से ठान लिया कि अंग्रेजों को कैसे न कैसे भारत से बाहर निकालें। इसीलिए उन्होंने नए नए रास्ते अपनाते हुए लोगों में एक दूसरे के प्रति ऐसी भावनाएं विकसित की जिससे प्रेम, भाईचारा और सहयोग की भावना विकसित हो सके। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में अपने फायदे के लिए उद्योगों के रूप में यहाँ से शोषण करने के लिए औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई, उसी के परिणाम स्वरूप भारत में यहाँ पर रेलवे, डाकतार आदि का विकास हुआ, जो अपने आप में भारतीयों के लिए सुधारात्मक प्रयास थे, किंतु वो अंग्रेजों को लाभ देने वाले ज़्यादा सिद्ध हुए। उसी का भारतीयों ने अपने उपयोग में लेते हुए ट्रेनों में एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर अपने जानकारों से मिलने लगे और एक दूसरे को अपने विचारों से अवगत करने लगे, और उसी के परिणामस्वरूप उनमें राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। जबकि अंग्रेजों ने रेल जो चलाई थी, वो रेल इस उद्देश्य से चलाई थी कि माल को जल्दी से जल्दी इंग्लैंड भेजा जा सके और वहाँ से उसे तैयार करवाकर वापस भारत लाकर बेचा जा सके। अर्थात उन्होंने भारत को एक व्यापारिक मंडी बनाया, क्योंकि वो भारतीयों को एक उपनिवेशिक देश के रूप में मानते थे, जो कि उपनिवेश के रूप में यहाँ पर उनका व्यापार चलता था। तो इसीलिए भारत में उनके प्रति असंतोष बढ़ता गया, और भारतीय असंतोष बढ़ने के कारण ही ब्रिटिश शासन के प्रति लोगों में क्या होने लगी, चेतना का जागरण होने लगा। और उसका जागरण जो हुआ वो अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है, जैसे छठा पॉइंट और सातवां पॉइंट इसी के परिणाम है, जो कि असंतोष के रूप में देखने को मिलते हैं। जो छठा पॉइंट हमारा 6 नंबर का, राजनीतिक सभाओं या संस्थाओं की स्थापना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजों के प्रति विरोध करने के लिए यहाँ पर जो संस्थाएं स्थापित की गई वो अपने आप में महत्वपूर्ण थी। इन्हीं संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर जो कार्य किया गया वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, और ये 1851 से आरंभ हो गया था। राजनीतिक संस्थाओं के रूप में यहाँ कई संस्थाएं गठित की गई। उन संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर जो कार्य किया गया उससे भारतीयों में चेतना का जागरण हुआ, और वो संस्थाएं अलग थी, जैसे इंडियन एसोसिएशन, पूना महासभा, और इसके अलावा और भी जैसे संस्थाएं थी जिनके द्वारा अलग अलग समय में भारतीयों को जागरूक करने के लिए कार्य किया गया, और उसी के परिणाम स्वरूप भारतीयों में संगठित होकर अंग्रेजों का विरोध करने की शक्ति का विकास हुआ। तो ये अलग अलग संस्थाएं थी जिनके द्वारा ये कार्य किया गया, जिसमें पहली बात करें नंबर 1 तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 में हुई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये 1851 में स्थापित की गई। ये पहली वो संस्था थी जिसने भारतीयों को जागरूक करने के लिए, एकत्रित करने के लिए कार्य किया और अंग्रेजों का उसमें विरोध प्रदर्शन किया। तो वो थे ब्रिटिश एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। और दूसरी है इंडिया लीग। इंडिया लीग जो थी वो 1875 में गठित की गई थी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में गठित की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा ये भी एक संस्था थी, और इसी के साथ साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और उसके अलावा महाजन सभा ये 1881 में स्थापित की गई। तो इस प्रकार से ये संस्थाएं थी जो 1851 से आरंभ हुई और लगातार वहाँ तक चलती रही जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो संस्थाएं बनी उन्होंने सभाओं के रूप में, संस्थाओं के रूप में भारतीयों को जागरूक करने के लिए या राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तो छठा पॉइंट था भारत में बनने वाली संस्थाएं या सभाएं। और सातवां और अंतिम महत्वपूर्ण है, जो कि राष्ट्रवाद के लिए महत्वपूर्ण कारक माना जाता है उदय होने के पीछे, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई वो अपने आप में महत्वपूर्ण था। इस संस्था की स्थापना भले ही विदेशी व्यक्ति के द्वारा की गई थी, लॉर्ड एब्राहम
अधिकारी थे लॉर्ड ए ओ होम, लॉर्ड ए ओ होम के नाम से इसको जानते हैं। इनके द्वारा इस कांग्रेस का संस्थापक के रूप में इनका क्या किया गया, गठन किया गया, अर्थात इसकी स्थापना की गई। कई बार पूछ लेते हैं कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर? बम्बई में। कहाँ पर की गई? बम्बई में। और किसके द्वारा की गई? एक अंग्रेज अधिकारी रिटायर जो था लॉर्ड एक्टन होम, पूरा नाम है लॉर्ड एक्टन होम, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई बम्बई में। और पहले अध्यक्ष बनाए गए थे योगेश्वर बनर्जी, जो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद भारतीयों में राष्ट्रवाद पूरी तरह से परिपूर्ण हुआ और भारतीयों को एक नया मंच मिल गया। उस मंच के सारे भारतीयों ने अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करने का एक आधार समझकर उसको आगे बढ़ाया। तो राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप में महत्वपूर्ण है कारण जिसके फलस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद पूरी तरह से परिलक्षित हो गया अर्थात दिखाई देने लगा। तो ये 7 कारण थे जिनके आधार पर भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, इसके अलावा और भी कारण है जो राष्ट्रवाद को उदय होने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, जैसे भारतीय परंपरा और सामाजिक क्षेत्र में अंग्रेजों का हस्तक्षेप, क्योंकि भारतीयों ने भारतीय संस्कृति के साथ भी क्या किया, खिलवाड़ किया, भारतीय संस्कृति का माहौल बनाया और पाश्चात्य संस्कृति को भारत में जबरदस्ती लागू किया। भारतीयों को हिंदू से ईसाई बनाने के लिए उन्होंने प्रलोभन दिया और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इसमें अपने साथ मिला लिया। तो ये भी अपने आप में एक कारण था। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे प्रेस और साहित्य की भूमिका। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में उसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड रिपन के समय जारी किया गया था, लेकिन बाद में एक अंग्रेज अधिकारी और आया जिसको उदारवाद का जनक भी माना जाता है, वो था लॉर्ड कौन था? लॉर्ड लिटन। उसके काल में जो कार्य हुआ वो अपने आप में महत्वपूर्ण था। लिटन ने जो कार्य किया वो अपने आप में उल्लेखनीय उसमें माना जाता है। तो उसके आधार पर यहाँ पर ये अन्य कार्य होकर भारत में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। तो इस आधार पर कारण है जो राष्ट्रवाद के उदय के लिए, प्रसार के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको विधिवत रूप से देखेंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई वो कहाँ से हुई, किस क्षेत्र में हुई। तो देखिए, भारत में भारतीय लोगों के द्वारा जो चेतना का विकास हुआ तो उससे भारतीय लोगों में एक नई संस्था के माध्यम से राजनीतिक जागृति उत्पन्न की गई, जिसका नाम राष्ट्रीय कांग्रेस था। और राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो अपने आप में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि लिटन की जो योजनाएं थी वो अपने आप में अविवेकपूर्ण थी, लेकिन रिपन ने जो कार्य किया, सुधारात्मक कार्य उदारवाद रूप में, वो महत्वपूर्ण था। तो लिटन जो था बुराई का प्रतीक था भारत में, और रिपन जो था उसने वो कार्य किए जो अपने आप में सुधारात्मक थे, इसलिए उसको उदारवाद का जनक कहते हैं। उदारवाद का जनक भारत में उसने उदारवाद के रूप में अनेक कार्य किए, प्रेस की स्वतंत्रता को मुक्त कर दिया, अर्थात जो प्रतिबंध लगा हुआ था उनको हटा दिया। इसीलिए उसके काल में विपरीत संबंध है। ठीक है, और भारत में अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन के रूप में जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, अखिल भारतीय संगठन के रूप में, इसके रूप में अखिल भारतीय संगठन के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, वहीं से भारतीयों को एक मंच मिल गया और उस मंच के माध्यम से भारतीयों ने क्या किया, अपने कार्य अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को रखना शुरू किया। तो देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 25 से 28 सितंबर 1885 को आयोजित करना तय किया गया था, किंतु पूना में अचानक हैजा फैलने के कारण या बीमारी फैलने के कारण ये अधिवेशन वहाँ से स्थगित करते हुए कहाँ पर किया गया, बम्बई में किया गया। इसीलिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई, बम्बई महाराष्ट्र में की गई। और वो समय जो था वो था 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो था वहाँ पर उस भवन में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर जो थे योगेश चंद्र बनर्जी, उनके द्वारा की गई, अर्थात उनको भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और उसी के साथ साथ भारत की ओर से प्रतिनिधित्व जिसको दिया गया वो थे दादा भाई नौरोजी, इसके अलावा फिरोज शाह मेहता,
कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्लियर है। अब पढ़ते हैं पांचवा पॉइंट, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य। कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी उसके पीछे क्या उद्देश्य थे? देखिए, एक अंग्रेजी अधिकारी था, इसका नाम था कोपलैंड। उन्होंने कहा भी था कि भारत में राष्ट्रीयता का उदय जो है ब्रिटिश शासन के उस रूप में है जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस शिशु के रूप में है और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे पालने में अपना आशीर्वाद दिया। जैसे कि लॉर्ड एग्रहोम अंग्रेज अधिकारी होते हुए भी उसने राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया, तो अपने आप में भारतीयों के राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय कांग्रेस एक शिशु के रूप में है। अन्य विचारकों के अनुसार भी राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने आप को कार्य किया जो एक सेफ्टी टैंक के रूप में था, जिसने अपने आप को विकसित करने के लिए विचारों को एक आधार देते हुए भारतीयों को एक मंच के रूप में अपने विचार रखने की अनुमति दी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके उद्देश्य हम पढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य अलग अलग है। सर्वप्रथम बात करें उद्देश्य की, तो वो था देश हित के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता स्थापित करना। पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ये था कि भारतीय लोगों में क्या करना, राष्ट्रीय एकता के भाव के साथ साथ उनमें घनिष्ठता, मित्रता और कार्य करने के बीच क्या करना, व्यवहार स्थापित करना। दूसरा, राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ये भी था कि भारतीयों में क्या करना, राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना। तीसरा, धर्म, जाति, वंश या किसी आधार पर भेदभाव जो किया जाता था उसको मिटाना और सामाजिक आधार पर सभी को समानता के आधार पर सार्वजनिक संपत्तियों के क्या करना, विकास को बल देना तथा सार्वजनिक कल्याण के लिए एकजुट होकर इसके छत्र छाया में, इसकी राष्ट्रीय कांग्रेस के छत्र छाया में रहकर कार्य करना। ये इसका तीसरा उद्देश्य रहा। और चौथा था वो अपने आप में था कि सही निर्णय और दिशा के आधार पर भारत में राजनीतिक हितों के लिए कार्य करना। भारत में सही दिशा और सही हितों को ध्यान में रखकर भारत में विकास के लिए कार्य करना इस राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार से 4-5 इसके लक्ष्य रखे गए जिनके आधार पर राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत में एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में दर्जा मिला और वो समय था 1885 का। ठीक है, अगला है लास्ट में हमारा आज का, वो है राष्ट्रीय कांग्रेस के या राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक चरण। क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो काल है वो विशेषतः हम कितने भागों में पढ़ते हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस का काल जो है मुख्यतः 2 भाग है, लेकिन इसके 3 चरण के रूप में हम वहाँ तक पढ़ते हैं जहाँ तक भारत को आज़ादी नहीं मिलती है। अर्थात जब भारत को आज़ादी मिलती है 1947 में, वहाँ तक हम राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 रूपों में देख सकते हैं, क्योंकि मुख्यतः 2 ही रूप है। लेकिन तीसरा रूप जो है राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी थे और विशेष गांधी जी का योगदान उल्लेखनीय था। इसलिए तीसरा चरण जो होगा वो गांधीवादी युग के रूप में होगा। बाकी कांग्रेस के 2 ही चरण मुख्य माने जाएंगे। प्रथम चरण जो होगा वो किस रूप में होगा? वो प्रारंभिक चरण जो होगा वो 1885 से आरंभ होगा, जहाँ से स्थापना हुई और 1905 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? 1905 तक, जिसको नाम दिया जाएगा उदारवादी युग। कांग्रेस का कौन सा काल? उदारवादी युग। अर्थात वो काल जिसमें उदारवाद की भावना पर आधारित कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों से अपनी बातें मनवाने के लिए और आज़ादी देने के लिए जो कार्य किए वो अपने आप में पहले चरण के रूप में माने जाते हैं, जिनको उदारवादी युग कहते हैं। और जिसमें दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे बहुत से जो आदर्शवादी विचारक थे वो कांग्रेस के समय के मुख्य नेता माने जाएंगे, जिनके द्वारा इसका कार्य किया जाएगा। तो पहला चरण जो था 1885 से आरंभ होता है कांग्रेस का और 1905 तक चलता है, जिसको उदारवादी काल या उदारवादी युग के नाम से जानते हैं। और दूसरा चरण जो होगा नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे हम, इसको कहते हैं उग्रवादी या इसको कह सकते हैं गरम दल। क्योंकि वो दलों की संख्या भी दी गई है, जिसमें इसको गरम दल की संख्या दी गई है, उसको नरम दल। पहला चरण जो था वो नरम दल के रूप में था, जिसको उदारवादी युग कहते हैं। दूसरा उग्रवादी युग है, इसको नरम दल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1905 से आरंभ होता है और 1920 तक मानते हैं। 1905 से लेकर 1920 का जो समय था वो अपने आप में उग्रवादी या हमें कह सकते हैं गरम दल के रूप में था। इसके मुख्य 3 नेता थे। कितने नेता थे? 3 नेता,
इनका शॉर्ट नेम है लाल, बाल और पाल। ये तीन जो थे अपने आप में महत्वपूर्ण थे, जिनमें लाला लाजपत राय प्रथम, बाल गंगाधर तिलक द्वितीय और विपिन चंद्र पाल तृतीय। ये तीन नाम जो है ये उग्रवादी विचारधारा वाले थे, अर्थात दो ग्रंथर की संख्या दी गई है। अर्थात ग्रंथर के नेता ये तीन थे। और नरंतर के नेताओं की बात करें तो दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयबजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे जो नेता थे ये नरंतर के नेता थे, प्रथम चरण के नेता थे, उदारवादी युग के थे। इनका समय 1885 से 1905 का समय था। जो अंग्रेजों में विश्वास रखते थे और ये आशा रखते थे कि अंग्रेज क्या करेंगे, इनको आज़ाद कर देंगे, अर्थात उनकी बातों को मान लेंगे। इसलिए वो भूख हड़ताल और सभाएं बुलाकर अपनी मांग रखकर अंग्रेजों के सामने अपनी बातें मनवाते थे। जबकि उससे रुष्ट होकर उसके विपरीत इन्होंने जो रास्ता अपनाया वो छीन लेने वाला, अर्थात अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार होने वाला रास्ता जो था वो ग्रामदल के रूप में। इसलिए ग्रामदल जो था वो 1905 से लेकर 1920 तक उग्र रहा और इसमें तीन नेताओं का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देता है। और उसके बाद 1920 के बाद भारत में जो दिखाई देता है वो है 1920 से लेकर कहाँ तक 1947 तक, यानी आज़ादी तक का जो काल है वो है गांधीवादी युग। कौन सा युग है? गांधीवादी युग। इसको युग की संख्या दी गई है जो अपने आप में एक काल है। जो गांधी जी ने यहाँ पर पूरे तन मन से अपने कार्य करते हुए भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो 1920 से लेकर 1947 तक जो तीन नेशनल मूवमेंट है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, उनको उन्हीं के समय पढ़ेंगे जिसके आधार पर भारत को आज़ादी दिलवाई गई। तो यहाँ तक का समय है आज़ादी तक का। फिलहाल हमें आज देखना था भारत का राष्ट्रवाद बहुदेव और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आज हमारे क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम उदारवाद और उसके बाद फिर उग्रवाद को पढ़ेंगे और तत्पश्चात गांधीवादी को देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।